हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फायर बेस और सुपर बेस का कंपैरिजन। ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक थी मेरे चैनल की। जब भी मैं कमेंट कोई पढ़ रहा था तो उसमें हमेशा आता था, भाई सुपर बेस की वीडियो कब आएगी, फायर बेस कंपैरिजन करके बताओ कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है। तो वही चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आपका मन हो तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो एंड तक देखा करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ में आप लोग गिटहब की जो कम्युनिटी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल जाएंगी। और जो भी आपका रिक्वेस्ट होगा आप वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हो। फायरबेस जो है आपका वो एक तरह से बैकएंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपका स्टोरेज, डाटाबेस स्टोरेज, फाइल शेयरिंग, डायनेमिक लिंकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं और इसको गूगल ने बनाया है। ये इस्तेमाल होता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन बनाने में। सेकेंड है आपका सुपरबेस। सुपरबेस आपका सिमिलर है फायरबेस से। इसकी भी जो सर्विसेज होती हैं वो भी डाटाबेस, स्टोरेज, डायनेमिक लिंकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये भी काम आता है आपका वेब और मोबाइल ऐप्स बनाने में। अब चलते हैं हम लोग फीचर्स के ऊपर। मैंने सारे फीचर्स जितने भी हैं फायरबेस के उसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा है और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फीचर हमारा आता है क्लाउड फायर स्टोर का। क्लाउड फायर स्टोर क्या है आपका? ये एक डाटाबेस है, नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट डाटाबेस है। नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट डाटाबेस का मतलब होता है कि इसके अंदर रोज और कॉलम्स नहीं है। जो आपका एसक्यूएल होता है उसको आप बोलते हो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। उसमें आपका रो और कॉलम में डाटा रखा रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो डाटा होता है वो रो और कॉलम्स में ना होके एक जेसन फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और क्लाउड फायर स्टोर जो है आपका स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब आप इसको स्केल कर सकते हो। अगर आपके पास लाखों डाटा है आप इसमें आराम से रख सकते हो। और फ्लेक्सिबल डाटा स्टोरेज है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि आप इसमें मल्टीपल सर्वर्स पे रख सकते हो। मतलब जैसे आपका यूज़र अब मान लो नॉर्थ अमेरिका में है तो आप नॉर्थ अमेरिका का सर्वर यूज़ करके वहाँ पे अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। अपना इंडिया में है तो इंडिया का डाटा स्टोर इस्तेमाल करके वहाँ पे रख सकते हो अपना, ठीक है। और साथ साथ में ये ऑफलाइन सपोर्ट भी करता है मोबाइल ऐप्स के लिए। मतलब जो भी आप डाटा रखोगे क्लाउड फायर स्टोर के अंदर, जब आपका ऐप अगर ऑफलाइन है तब भी वो लोड होकर आपके फ़ोन में पड़ा रहेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से ये ऑफलाइन सपोर्ट भी करता है अपने मोबाइल ऐप्स के लिए। देन आते हैं रियल टाइम डाटाबेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटाबेस होता है किसी भी बैकएंड सर्विस के लिए, क्योंकि रियल टाइम डाटाबेस से आप चैट एप्लीकेशंस, नोटिफिकेशन सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें बनाते हो, ठीक है। तो आपका फायरबेस के अंदर भी यही चीज़ है। जैसे इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो जेसन लाइक डाटा स्ट्रक्चर होता है। जेसन आपने देखा होगा, जैसे हम लोग जब एपीआई कॉल करते हैं तो वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उन्हीं को हम लोग जेसन कहते हैं, जिसके अंदर की और वैल्यूज़ होती हैं। देन आता है हमारा रियल टाइम सिंकिंग अक्रॉस डिवाइसेस। मतलब आपका यूज़र 5-6 डिवाइस में लॉगिन किया हुआ है, तो जब भी आपका यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट होगा वो सभी डिवाइसेस में एक साथ चला जाएगा। आप कहोगे भाई वो तो क्लाउड फायर स्टोर में भी होता है। देखो होता तो उसमें भी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें आपका दो मेथड्स होते हैं डाटा लोड करने के। तो होता है आपका सिंगल टाइम क्यूरी, ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रीमलाइन मेथड होता है। उसमें थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन इसमें जो होता है वो तुरंत होता है, ठीक है। उसमें मैं स्ट्रीमलाइन और ऐसी चीज़ कभी बाद में बताऊंगा जब आपको कोड बताऊंगा फ्लटर का कि कैसे डाटाबेस से डाटा फेड्स करते हो आप फ्लटर में। तो उसमें आपका आता है कि स्ट्रीमलाइन होता है, उसके बाद एक फ्यूचर आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। बस आप इतना समझो, रियल टाइम सिंकिंग क्रॉस डिवाइस का मतलब होता है कि अगर आपके यूज़र किसी 5-6 डिवाइसेज में लॉगिन है तो जो डाटा आएगा वो एक साथ आएगा, एक ही टाइम पे आएगा, ठीक है। डिले कोई नहीं होगा उसमें। और इसमें आइडियल फॉर फास्ट पेज कोलैबोरेटिव ऐप, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फास्ट पेज या कोलैबोरेटिव ऐप मतलब जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया या आप कोई कम्युनिटी सेक्शन बना रहे हो वो हो गया, तो आप रियल टाइम डाटाबेस का यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है आपका ऑथेंटिकेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऐप के लिए। क्योंकि आप अगर ऑथेंटिकेशन नहीं रखोगे तो यूज़र, कोई भी यूज़र होगा, कोई अनऑथराइज्ड यूज़र होगा, वो एक्सेस कर लेगा आपके डाटा को। तो फायरबेस आपको फीचर देता है ऑथेंटिकेशन का, जिसमें आपका आता है ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर आता है और सोशल लॉगिन्स आते हैं। सोशल लॉगिन्स में आता है आपका फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और जितनी भी कंपनीज है जो अपना ऑथेंटिकेशंस प्रोवाइड करती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास मिल जाएंगी, ठीक है। देन आएगा हमारा यूज़र मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी रूल्स। मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी रूल्स के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है और मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। सिक्योरिटी रूल्स का मतलब होता है वो सारे रूल्स
जो आपके डाटा बेस के ऊपर अप्लाई होते हैं कि कौन उसे एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, उस चीज़ को क्लाउड फायर स्टोर ये अपने प्लेटफॉर्म से ही मैनेज करता है। ठीक है, आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि अगर मैंने ये चेंज किया है तो क्या वहाँ पे दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टोरेज पे आते हैं। आपका जो फायर बेस है वो एक तरह से स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप इमेजेस रख सकते हो, फाइल्स रख सकते हो, यहाँ तक अपना कोड भी रख सकते हो आप। और इसमें जो फाइल स्टोर होती है वो काफ़ी सिक्योर होती है, क्योंकि गूगल का सर्वर है, और ये सर्वर आप जब गूगल का है तो ऑब्वियसली स्टोर सिक्योर तो होगा ही है। वाइड रेंज ऑफ फाइल सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आप कई सारी फाइल्स रख सकते हो, जैसे आपका PNG हो गया, JPG हो गया, PDF हो गया, यहाँ तक आपका कोड भी रख सकते हो, जैसे .py फाइल हो गई, ये सारी चीज़ें। देन आता है आपका ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो इसको हम लोग CDN बोलते हैं। ये आपकी फाइल्स को बहुत ही जल्दी सर्व करता है। मतलब जैसे अगर किसी पेज पे आपने फायर बेस स्टोरेज में कोई रखा हुआ इमेज रखा हुआ, किसी पेज पे आपको ओपन करना है तो तुरंत वो ओपन करेगा। मतलब लोडिंग टाइम बहुत ही कम होता है। ठीक है, देन आते हैं अपना होस्टिंग पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेब ऐप्स के लिए, क्योंकि आपको एक डोमेन परचेस करना पड़ता है, आपको होस्टिंग परचेस करना पड़ता है। लेकिन आपका जो फायरबेस है उसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका अपना खुद का होस्टिंग है, तो आपको अलग से होस्टिंग नहीं परचेस करना है, बल्कि आपको सिर्फ डोमेन परचेस करना रहेगा। यहाँ पे आपका सबसे अच्छा फीचर्स क्या मिल जाता है, फाइल कैशिंग का। अब फाइल कैशिंग से होता क्या है कि जब भी आपके वेबसाइट को किसी ने अपने लैपटॉप के अंदर ओपन किया तो वो फाइल कैशे कर लेगा। कैशे से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जब भी कोई यूज़र दूसरी बार उसी वेबसाइट को खोलेगा तो तुरंत तुरंत लोड हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, लोडिंग टाइम भी बढ़ेगा, यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा। देन आता है आपका HTTPS बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें आपको SSL सर्टिफिकेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको HTTPS ऑलरेडी मिलता है। ठीक है, ब्रांचिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें आप कई सारे ब्रांचेस बना सकते हो, जैसे आपका प्रोडक्शन ब्रांच हो गया, डेवलपमेंट ब्रांच हो गया, ये सारी ब्रांचेस बना के आप होस्टिंग कर सकते हो। मान लो आपको प्रोडक्शन ब्रांच में कुछ नए फीचर्स डालने हैं, लेकिन आपको उसको पहले टेस्ट करना है, तो आप दूसरी ब्रांच बना लो। इसमें कई सारे ब्रांचेस के हिसाब से आपका होस्टिंग होती है। देन आते हैं डिप्लॉय स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब ऐप्स। आप इस पर अपनी स्टैटिक वेबसाइट्स या डायनेमिक वेबसाइट्स को आप होस्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लाउड फंक्शंस। ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आप सर्वर पे, मतलब सर्वर पे रन करते हो बिना किसी फ़ोन पे रन किए हुए। मतलब जैसे कुछ फंक्शंस रन करने, जैसे आपने एक वॉलपेपर का ऐप बनाया जहाँ पे आप चाहते हो कि यूज़र जब भी एडवर्टीजमेंट देखे तो कुछ परसेंट एडवर्टीजमेंट का जो प्राइस हो रही है, मतलब जो रेवेन्यू हो रहा है, वो चला जाए उसके डेवलपर को, मतलब उसके जो इमेज डाला है जिसने, उसको चला जाए। तो आप क्लाउड फंक्शन बना सकते हो अपने सर्वर साइड पे, और वो ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा जब भी कोई यूज़र आपके ऐप पे एडवर्टीजमेंट देखेगा। तो इस तरह से आप क्लाउड फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें लिखा हुआ है ट्रिगर बाय इवेंट्स लाइक डाटाबेस चेंजेस और यूज़र एक्शन। ठीक है, आप इसको ट्रिगर करवा सकते हो जब भी आपका कोई डाटाबेस चेंज हो या कोई यूज़र एक्शन ले। और इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ और जल्द ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा क्लाउड फंक्शंस के ऊपर, बट उसमें थोड़ा सा कोडिंग का पार्ट है, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ उसको। लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको अपलोड करूँगा क्लाउड फंक्शंस के ऊपर प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं, क्लाउड मैसेजिंग आता है। क्लाउड मैसेजिंग का मतलब होता है अगर आप अपने यूज़र्स को नोटिफिकेशंस भेजना चाहते हो। जैसे आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज़ हैं जो आपको नोटिफिकेशंस भेजती हैं, जैसे आपका जोमेटो हो गया, वो रात में मैसेज करेगा कि आपने खाना खाया। वो सारे जो मैसेजेस होते हैं वो क्लाउड मैसेजिंग के ऊपर आते हैं। तो फायरबेस में सबसे अच्छा फीचर है कि आपका इसके प्लेटफॉर्म के अंदर ही क्लाउड मैसेजिंग का फीचर मिल जाता है, जिससे कि आप अपने यूज़र को नोटिफिकेशंस भेज सकते हो। और यहीं तक नहीं, आप इसमें फ़िल्टर भी कर सकते हो कि किस यूज़र को भेजना है, कैसे यूज़र को भेजना है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, कि वो ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कभी लास्ट 30 डेज़ में। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देख के अपने यूज़र को मैसेज कर सकते हो। ठीक, देन आते हैं अपना रिमोट कॉन्फ़िगर पे। रिमोट कॉन्फ़िगर सबसे अच्छा फीचर है अपने फायरबेस का। यहाँ पे होता क्या है कि आप अगर अपने ऐप में कुछ चेंज करना चाहते हो बिना किसी अपडेट को रिलीज़ किए हुए, तो आप इसका यूज़ करके चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास वहाँ पे नोटिफिकेशन बार है, ठीक है, और उसका कलर चेंज करना, उसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जो कलर का कोड है उसको रिमोट कॉन्फ़िगर में डाल दो। फिर उसके बाद आप सर्वर से चेंज करो, फिर आपको ऐप अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी, चेंज ऐप बिहेवियर एंड अपीयरेंस विदाउट रिलीजिंग अ न्यू वर्जन।
मतलब बिना नया वर्जन रिलीज़ किए हुए आप इसमें अपडेट्स डाल सकते हो, अपने चेंजेस डाल सकते हो, ठीक है। देन आते हैं क्रैशलिटिक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। क्रैशलिटिक्स क्या होता है? जब भी आपका ऐप कहीं पे क्रैश करेगा या कोई एरर शो करेगा, तो आपके एनालिटिक्स के अंदर, अपने आपके फायरबेस एनालिटिक्स के अंदर वो चीज़ शो होने लगेगी कि इस पेज पे ये एरर आ रहा था। देखो होता क्या है कि जब भी आपका ऐप प्ले स्टोर पे चला जाता है और यूज़र उसको यूज़ करता है तो उसे एरर दिखता नहीं है, ठीक है। उसे जो आउटपुट होता है, जैसे हम लोग डिबग में देखते हैं कि हमारा एरर दिख रहा है, लेकिन वो आपका प्रोडक्शन मोड में एरर दिखता नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि आपका जब भी कोई एरर आएगा तो वो क्रैशलिटिक्स में दिखाएगा। आपके फायरबेस एनालिटिक होता है, एक टैब होता है, उस पर जाओगे आप तो वहाँ पे आपको दिखेगा ये चीज़। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका एरर क्या है और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। आप इसमें देख सकते हो कि आपका ऐप कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब आपका स्टार्टअप टाइम क्या है, रेंडरिंग स्पीड क्या है, नेटवर्क कैसा आ रहा है। और यहाँ तक आप ये भी कर सकते हो कि आपका यूज़र अगर पेज ए पे है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, पेज बी पे जा रहा है तो उसका इंगेजमेंट परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे होता है हमारा ए बी टेस्टिंग, जो कि मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया है कि ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, आप कुछ यूज़र को दिखाना चाहते हो पार्ट में से, ऐसे समझो जैसे आपका दो यूज़र हैं, ठीक है, ए और बी, और आपका एक ऐप है, और ए यूज़र को आप दिखाना चाहते हो कि समर का सेल 60% चल रहा है, और बी यूज़र को दिखाना चाहते हो कि समर का सेल 40% चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ए बी टेस्टिंग का काम कर सकते हो। जैसे आप देख लो कि अगर ये वाला यूज़र इतना क्लिक कर रहा है तो इसको 60% दिखाना है, 40% किसको दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से ए बी टेस्टिंग से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफाई द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर इंप्रूविंग यूज़र इंगेजमेंट एंड कन्वर्जन। टेस्ट डिफरेंट यूआई डिजाइन फीचर्स एंड कंटेंट स्ट्रेटजीज। और इसके बाद आता है मेक डाटा ड्रिवन डिसीजन अबाउट द ऐप डेवलपमेंट, ठीक। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है तो मैं दोबारा बताऊँ आपको। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है, जैसे आपका दो यूज़र है, ठीक है, उसके पास एक ऐप है और एक ही इमेज को आपको दोनों को अलग अलग दिखाना है। तो आप इसमें ए बी टेस्टिंग का काम कर सकते हो कि यूज़र ए को 60% वाला डिस्काउंट दिखाना है, यूज़र बी को 40% वाला डिस्काउंट दिखाना है, ठीक है। और एक ही इमेज रहेगी, इमेज अलग अलग नहीं रहेगी, ठीक। उसके बाद आता है आपका ऐप इंडेक्सिंग। जब भी आप कोई ऐप प्ले स्टोर पर अपने पब्लिश कर देते हो तो आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि आपका ऐप कितना ऊपर दिख रहा है, कितने सर्च पोजीशन पे आ रहा है। तो उस चीज़ को आपका मैनेज करता है ऐप इंडेक्सिंग देखने में, जिससे कि आप आराम से अपने ऐप पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बढ़ा सकते हो और ये भी देख सकते हो कि आपका जो ऐप है वो सर्च रिजल्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आएंगे अपने एड मॉब पे, जो कि सबसे अच्छा फीचर है अगर आपको ऐप से अपने रेवेन्यू जनरेट करना है। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड फीचर मिल जाता है एडमॉब का, जिसमें आप नेटिव ऐड, डिस्प्ले ऐड, इंटरस्टिशियल ऐड दिखा सकते हो। और यहाँ तक आप टारगेट भी कर सकते हो यूज़र सेगमेंट को। मान लो कोई सेगमेंट है आपके यूज़र का जो अराउंड 15 मिनट रह रहा है आपके ऐप पे, और कोई यूज़र है जो 2 मिनट रह रहा है, 3 मिनट रह रहा है। तो आप ज़्यादा रेवेन्यू करने के लिए 15 मिनट वाले यूज़र को टारगेट कर सकते हो कि इस पर ऐड ज़्यादा दिखाओ तो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह का भी काम कर सकते हो अपने फायरबेस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सुपरबेस पे। चलते हैं सुपरबेस के फीचर्स के ऊपर, जो है आपका पोस्टग्रेस डाटाबेस। आपका जो पोस्टग्रेस डाटाबेस है वो एक तरह से एसक्यूएल डाटाबेस है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बड़ी बड़ी कंपनीज पोस्टग्रेस डाटाबेस को इस्तेमाल करती हैं और ये आपका काम आता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर और क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये एसक्यूएल पे बना है। तो जिसमें जो डाटा स्टोर होता है आपका वो रो और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक। सपोर्ट्स एडवांस डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डाटा को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता, उसको भी एक एडवांस लेवल पे ये देखता है और कस्टमाइजेशन भी करता है इसका। लेकिन जो भी इसमें काम होगा वो आपको हमेशा क्यूरी लिख के करना पड़ेगा, ये कोई विजुअल डाटाबेस नहीं होता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन आता है आपका ऑथेंटिकेशन। जैसे आपके फायरबेस में था, सिमिलर ऑथेंटिकेशन इसमें भी है। आपका गूगल, फेसबुक, गिटहब और मैजिक लिंक जैसे आपका उसमें था फायरबेस के अंदर, वैसे सेम है। ये आपके यूज़र्स के डाटा को और अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है।
अब आते हैं इंस्टेंट एपीआईज। जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा इसका वो है आपका इंस्टेंट एपीआईज। मतलब जब भी आप कोई डाटा चेंज करो या कोई रो या कॉलम बनाओगे तो तुरंत आपको वहाँ पे साइड में एपीआई दिखने लगेंगी कि इस कॉलम का ये वाला एपीआई है, आप इससे करोगे तो ये वाला चीज़ एक्सेस कर पाओगे आप। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये दोनों आपका रेस्ट और ग्राफ क्यूएल एपीआईज को डिस्प्ले करता है ये। आगे बढ़ते हैं एड्स फंक्शन। एड्स फंक्शन जैसे मैंने आपको क्लाउड फंक्शंस बनाया था कि आप सर्वर साइड पे कुछ अपने ऐप में एक्शंस को या तो डाटाबेस चेंजेस को ट्रिगर कर सकते हो, वैसे ही आपका इसमें एड्स फंक्शंस भी होता है जो आपका जावास्क्रिप्ट में लिखा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम डाटाबेस सिमिलर है आपके फायरबेस से। आपको अगर कोई रियल टाइम ऐप्स बनाने हैं, जैसे आपका फेसबुक मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनमें तुरंत डाटा सिंक होना चाहिए, तो उसका काम करता है आपका रियल टाइम डाटाबेस। आगे बढ़ते हैं सेल्फ होस्टिंग। सेल्फ होस्टिंग भी आपके सिंपली आपके सुपरबेस उसकी तरह है, फायरबेस की तरह है, बट थोड़ा सा यूज़ इसमें अंतर क्या है कि जो आपका सुपरबेस में से सेल्फ होस्टिंग होता है उसमें आप सुपरबेस को, ठीक है, अपने सर्वर पे होस्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई सर्वर है तो आप उस पर अपने सर्वर पे इसको होस्ट कर सकते हो डॉकर का इस्तेमाल करके। अब डॉकर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की हैं, तो इसको मैं कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इतना जानो कि जो आपका सुपरबेस होता है वो सेल्फ होस्टिंग का सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो डाटा है, अपना सुपरबेस है, उसे आप अपने सर्वर पे होस्ट कर लो, और साथ साथ में ये आपको फुल कंट्रोल देता है अपने डाटा के ऊपर। ठीक है, प्राइवेसी भी आपको ही देता है कि आप अपने हिसाब से प्राइवेसी देखते रहो इसका। देन आता है आइडियल फॉर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और सेंसिटिव डाटा। अगर आपके पास कोई सेंसिटिव डाटा है या कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट है तो आप इसको सेल्फ होस्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स है सबसे बड़ी चीज़। जो आपका सुपरबेस है वो पूरा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब आप इसको देख सकते हो, इसका कोड देख सकते हो, और अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है ना, नो वेंडर लॉगिन और हिडन कॉस्ट वाला। इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है और कोई वेंडर लॉग इन नहीं है, मतलब कि इतने प्राइस होने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी या तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें नहीं है इसमें। ठीक है, और जिसका कोड है मैंने इसे आपको बताया कि ये गिटहब पे अवेलेबल है, आप उसमें जाके चेंजेस कर सकते हो, अपना फीचर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CLI कमांड लाइन होता है, इसको आप अपने टर्मिनल्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। फायरबेस में भी इसका फीचर है। आपने फायरबेस CLI डालोगे आप कभी गूगल पे, तो उसमें भी आप देखोगे कि आप इस फायरबेस का भी आप जो डाटाबेसेस हैं, स्टोरेज हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके फीचर्स आप उसे अपने टर्मिनल पे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और वही है आपका क्रिएट मैनेज डाटाबेस और यूज़र रोल को आप उसमें चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डैशबोर्ड, इसमें भी बहुत प्यारा सा डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आप रो और कॉलम को देखते हो और विजुअली आप अपने डाटा को वहाँ पे चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। देन आपका आता है स्टोरेज। इसमें भी स्टोरेज है आपका, जैसे फाइल बेस स्टोरेज होता है वैसे स्टोरेज है। उसमें आप कई सारे इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो और अदर फाइल्स को, लेकिन ये सभी फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता। जैसे आपका शायद कोड नहीं सपोर्ट करता होगा, मैंने ध्यान दिया नहीं उसी चीज़ के ऊपर, बट शायद कोड नहीं सपोर्ट करता होगा, लेकिन जो आपका फायरबेस है वो सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। एक्सेस फाइल थ्रू एपीआईज, आप अपने फाइल्स को एपीआईज या यूआरएल्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। सेम आपका फीचर फायरबेस में भी होता है कि आप अपने फाइल्स को यूआरएल के थ्रू या एपीआईज के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अब जो रियल कंपैरिजन है उस पे आते हैं। तो सबसे पहला हमने देखना है यहाँ पे कि क्या क्या अवेलेबल नहीं है किस वाले में। आपका फीचर्स में डाटाबेस है, दोनों में है, ऑथेंटिकेशन दोनों में है, स्टोरेज दोनों में है, होस्टिंग सिर्फ फायरबेस में होती है, सुपरबेस में आपकी होस्टिंग नहीं होती है। जो होस्टिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ होस्टिंग, मतलब आप अपने सुपरबेस डाटाबेस को अपने क्लाउड पे रख सकते हो, अपने सर्वर पे रख सकते हो, वो होता है आपका इसमें सिर्फ। क्लाउड फंक्शन दोनों में है, रियल टाइम दोनों में है। पुश नोटिफिकेशन सिर्फ आपके फायरबेस में मिलता है, सुपरबेस में आपको नहीं मिलेगा। देन आएंगे अपने क्रैशलिटिक्स में, जो आपके सिर्फ फायरबेस में है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग फायरबेस में है, A/B टेस्टिंग फायरबेस में है, इंडेक्सिंग भी फायरबेस में, एडमॉब भी फायरबेस में, मशीन लर्निंग भी फायरबेस में है। ओपन सोर्स फायरबेस ओपन सोर्स नहीं है क्योंकि गूगल का है ये, और आपका जो सुपरबेस है वो ओपन सोर्स है। इसमें आप जाके इसके कोड्स देख सकते हो, आप इसको गिटहब पे देख सकते हो क्या चेंजेस करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें। सेल्फ होस्टिंग आपका फायरबेस में नहीं है लेकिन आपके सुपरबेस में है। CLI दोनों में है, डैशबोर्ड दोनों में मिलता है। वेक्टर एम्बेडिंग आपका
फायर बेस में नहीं है लेकिन सुपर बेस में है। वेक्टर एम्बेडिंग मतलब होता है आपका कुछ ML किट्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं परसेंटेज यूजेस पे, मतलब कितने परसेंट यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, और ये डाटा है वो रियल रिफ्लेक्ट नहीं करता है मार्केट सेगमेंट को, बट बहुत जगह से डाटा लिया हुआ है। उस चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो आपका फायर बेस होता है वो 70% यूज़ होता है, ठीक है। और जो आपका सुपर बेस होता है वो 15% यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। और जो बचे के परसेंटेज हैं वो आपके लोकल डाटा बेसेस होते हैं, जैसे मोंगो डीबी हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, उनका इस्तेमाल करते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको ऐसे ही देख सकते हो कि आपका फायर बेस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में, उसके बाद आता है आपका सुपर बेस। वैसे सुपर बेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर ये अपनी फंक्शनैलिटीज़ और अपने डाटा स्ट्रक्चर को और अच्छा करेगा तो और अच्छा परफॉर्म कर देगा सुपर बेस। देन आते हैं फी और प्राइसिंग पे, फ्री प्राइसिंग पे। तो डाटाबेस में क्या होता है कि आप फायरबेस के अंदर डाटाबेस में 1 GB स्टोरेज, 20,000 रीड पर डे और 10,000 रीड राइट पर डे का फ्री है, और इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है। देन 10,000 एक्टिव कनेक्शंस हैं। ऑथेंटिकेशंस में 10,000 कॉन्करेंट यूज़र ले सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, और इसमें अनलिमिटेड है। स्टोरेज के लिए 5 GB 5 GB दोनों, डाउनलोड और स्टोरेज का। 10 GB स्टोरेज, 8 GB डाउनलोड या अपलोड किया हुआ है इसने। होस्टिंग अनलिमिटेड फाइल होस्टिंग है और सुपरबेस में अवेलेबल नहीं है। एड इस फंक्शन में 1 GB मंथ ऑफ इन्वोकेशन डे, मतलब 1 GB तक का आप इसमें क्लाउड फंक्शन जो है उसको होस्ट कर सकते हो। देन आपका इसमें अराउंड 1 मिलियन है, इसको इन्वोकेशन कर सकते हो मंथ में। रियल टाइम में आप तो 10 कॉन्करेंट यूज़र हो सकते हैं फ्री प्राइसिंग में, मतलब 10 यूज़र हो सकते हैं एक डाटाबेस के ऊपर। लेकिन इसमें जो होगा आपका सुपर बेस में, उसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो स्लाइड ख़त्म हो गई। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब आप लोग मेरे से पूछते हो कि सर कौन सा यूज़ करें, कौन सा अच्छा होता है। तो अगर मैं अपना रिव्यू दूँ दोनों के ऊपर, तो वो ये है कि देखो, अगर आपने शुरू से फायरबेस इस्तेमाल किया, जैसे मैं हूँ, मैंने फायरबेस शुरू से इस्तेमाल किया है, तो मुझे फायरबेस अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसका UI समझता हूँ, मैं इसकी फीचर समझता हूँ, कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसे समझता हूँ। और सुपर बेस मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, तो सुपर बेस मेरे को अच्छा ही लगेगा। लेकिन जैसे ही मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मतलब मुझे कुछ ऐसा ऐप बनाना है जो फायर बेस से नहीं पॉसिबल है, तो मैं सुपर बेस पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो हमेशा आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा बेसेस चूज़ करना, ठीक है। आप ऐसे डाटा बेस चूज़ करना जो आपको सब फीचर्स दे दे। ऐसा ना हो कि यार आपने कोई ऐसा डाटा बेस चूज़ कर लिया जहाँ पे ये फीचर कम पड़ रहा है, ये वाला फीचर कम पड़ रहा है, तो फिर आपको शिफ्ट होना पड़े। तो ये ऐसा मत करना, आप एक बार दोनों डाटाबेस को देखो और अपने आइडियाज़ से मैच करो कि आपको क्या चाहिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए। देन उसके बाद आप चूज़ कर सकते हो फायरबेस या सुपरबेस में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो एक बार कमेंट करके बता देना। वैसे मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ रेगुलरली। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।